गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग अपने कल वाली क्लास में जो आंसर सॉल्व कर रहे थे उसके 2 क्वेश्चन लगभग 3 सॉल्व हो चुके थे। अब उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरे के पहले से देखना 2 हो चुके थे हमारा। सेट फर्स्ट था, सेट कौन सा था? फर्स्ट 347 FZ। पेज नंबर तीसरे का उत्तर है। पेज नंबर तीसरे का उत्तर है। इसमें लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और पूछा गया है कि मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समअवयवों की पहचान कीजिए, पहचानिए। आपको क्या करना है कि इसमें जो क्लोरीन है उसे हम कितने प्रकार से जोड़ सकते, कितनी प्रकार से उसकी संरचना बना सकते हैं। जो पहली संरचना होगी इसकी, तो पहली हम बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे Cl। इस प्रकार से बनाएंगे। ये पहली हो जाएगी। और जब दूसरी की बात करें तो दूसरी इस प्रकार से बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक नहीं सही है और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे Cl। तीसरा वाला जो है इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ देंगे और बकाया सेम लिख देंगे CH2 Cl CH3। चौथे वाले में पहले नंबर पे जोड़ेंगे तो पहले Cl लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसे हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। इसकी जो संरचना है, समअवयवी संरचना है, वो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? 4 प्रकार से बना सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। हमें कुछ नहीं करना होगा। जो क्लोरीन हमारी दी जाएगी उस क्लोरीन को हम 4 जगह जोड़ देंगे, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन एक कम होकर क्या जुड़ जाएगा? मोनोक्लोरीन जुड़ जाता है। तो इसकी समअवयवी संरचना हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर तीसरे का खा, पेज नंबर तीसरे का खा, जिसमें पूछा गया है पेज नंबर तीसरे का जो खा है, काफी सरल सवाल है। इसमें पूछा गया है फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? तो जो ध्रुवीय OH समूह इसमें जुड़ा होता है, ध्रुवीय OH समूह उपस्थित होने के कारण यह प्रोटॉन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? प्रोटॉन मुक्त करता है। जो फिनॉल होता है इस प्रकार से C6H5OH प्लस इसकी हम जल से अगर क्रिया करा दें तो यहाँ पे हमें फिनॉक्साइड और यहाँ पे एक प्रोटॉन प्राप्त हो जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया गया है कि लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। जो एथेनॉल है एथेनॉल उदासीन है। कैसा है? उदासीन। क्यों है? जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल
लगभग जलीय विलयन में एज धनायन नहीं देता है, इसलिए एथेनॉल उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। एक एक नंबर के हैं दोनों, तो हमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, उतना ही लिखना है जितनी हमें आवश्यकता होती है। 2 नंबर या 3 में होता, 3 में होता तो उसमें हम कुछ ज़्यादा लिखें। इसमें एक एक नंबर की डेफिनेशन है, ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये शायद आपको समझ में भी आया होगा। समझ में तो सभी आ रहा और सब सरल है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो कुछ भी कठिन नहीं होगा। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का गा। प्रश्न नंबर तीसरे का गा। अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? प्रश्न नंबर तीसरे का गा। गा में 2 पार्ट दिए गए आपको, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपसे पूछा गया एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन। एक साइड है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और एक साइड आपके पास है एसीटोन CH3CH3। देखो, ऐसे लिखने को तो आप कैसा भी लिख सकते हो। अगर आपको अपनी परिभाषाएं खुद से बनाना आता है तो बहुत बेस्ट होता है और सरल भी होता है पढ़ने के लिए। कभी कभार आप पेपर देने गए होंगे तो कहते हैं हम बना बना के लिखा है। बना के क्या लिखा है? उस क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ उसमें लिख पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, पूछा रामायण के बारे में गया और बता दो आप महाभारत के बारे में, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस क्षेत्र से मिलता जुलता कुछ भी लिख देना होता है, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको अवश्य मिलते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत पढ़ा हो, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिटाल्डिहाइड में कौन सा समूह उपस्थित है? CHO है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, एसिटाल्डिहाइड में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। यहाँ पे एसीटोन में कौन सा समूह है? एसीटोन में कीटोन समूह, कीटोन मतलब CO उपस्थित है। एक एक अंतर ही काफ़ी है। वैसे और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से क्रिया करता है। यहाँ लिखेंगे ये आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करता है। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड वाला जो पार्ट है इसमें दिया गया है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। और एक साइड आपको दिया गया है बेंजोफिनोन। यहाँ क्या होता है, यह है जो आइडोफॉर्म के साथ परीक्षण देता है।
और ये है जो आइडोफॉर्म के साथ परीक्षण नहीं देता है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का घा। जो प्रश्न नंबर तीसरे का घा है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल के दो घटक उपस्थित होते हैं। कितने घटक उपस्थित होते हैं? दो। एक होता है पेस्टोस शर्करा और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल सरल है। न्यूक्लियोसाइड हेडिंग बना के लिखेंगे उसके अंतर्गत इनमें दो न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं। पहला होता है पेस्टोस शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। और फिर लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। इनमें हेडिंग बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, इसके अंतर्गत लिखेंगे इनमें न्यूक्लिक अम्ल के तीन घटक होते हैं, पेस्टोस शर्करा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और नाइट्रोजनी क्षारक। क्लियर है? और आपने सुन भी लिया और लिख भी लेंगे, कायदे से इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे का का। प्रश्न नंबर चौथे का है जो वो इतना इजी है कि आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसे आप कर सकते हो। प्रश्न चौथे का उत्तर। प्रश्न चौथे का उत्तर कितना इजी है। बिलियन को परिभाषित कीजिए। किसी बिलियन के सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल इजी है। तो बिलियन की परिभाषा बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। जो बिलियन है उसे भली भांति आप सभी लोग कायदे से समझते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे जल और चीनी मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? शरबत। जल हमारा विलायक होता है और जो उसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलय। जो बन के तैयार हुआ है इसे हम क्या कह देते हैं? विलयन। इतना तो क्लियर होगा सभी का। आगे इसमें और भी पूछा गया है। आगे इसमें पूछा गया है कि विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विलयन की सांद्रताएं। फर्स्ट पॉइंट, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता। सेकेंड पॉइंट भी पता है, विलयन की मोललता। थर्ड, फॉर्मलता। फोर्थ, विलयन की नॉर्मलता। बस इतना आपको लिखना है। और अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे का गा। प्रश्न नंबर चौथे का गा। इसको रेज कर देते हैं, नोट कर ही लिया होगा।
प्रश्न नंबर चौथे का जो गा है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इसका न्यूमेरिकल एक ना एक तो ऐसा आता ही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो उसने ये पूछा है, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है? जो अभिकारक होता है ना उसका एक अणु होना चाहिए। तो यहाँ आप लिख सकते हो या आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता, नहीं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर रहती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की प्रथम कोटि कहलाती है, क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर रहती है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेथिल एसीटेट ले लेते हैं, जो हमारा एथिल एसीटेट लिया और एथिल एसीटेट को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं। जो लिक्विड अवस्था में होता है, उसकी कोई भी अणु की संख्या नहीं होती है और इसमें एक अणु प्राप्त है, मतलब एक अणु होता है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3 COOH एस्टिक अम्ल और प्लस प्राप्त होगा C2H5OH। तो हमें यहाँ देखना है अभिकारक में कितने अणु हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में जो होगा उसे हम नहीं गिनेंगे और ये हमारा एक अणु प्राप्त होता है, जैसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसी में दूसरा हमारा जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल बढ़िया है, बहुत अच्छा है और आप सभी लोग उसे लगा लेंगे अच्छे से। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो अभी हम देखते हैं, कहाँ गायब हो गया। जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल के बारे में दिया गया है आपको। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उसे बाबू ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर हमें दिया गया है 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल इनवर्स होने पर 5 मिनट का समय लगता है। तो मतलब कि जो A-X है वो कितना हो जाता है 0.4 मोल लीटर इनवर्स और T है जो उसका समय हमें दिया गया है 5 मिनट। तो आप अच्छे से जानते हैं एक फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log A/A-X। प्रथम कोटि के लिए समीकरण होता है, जो प्रथम स्थिति है यहाँ लिख देंगे। प्रथम स्थिति के लिए
इसमें ऐसे मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हमें समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। तो समीकरण जब फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पे समीकरण सेकेंड के लिए हम लिखेंगे, वहाँ हमें दिया गया है ए बराबर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.6 मोल इनवर्स ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता को कितना बता रहा है, ए माइनस एक्स बराबर जो है वो हमारा हो जाता है 0.3 मोल लीटर इनवर्स। टी हमें यहाँ समय हमें पता नहीं है, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे भी समीकरण जब सेकेंड निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को बराबर रखने पर या सम्मिलित करने पर, ऐसा लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को सम्मिलित करने पर जब उन्हें हम आपस में मिलाएंगे तो आपको टी का मान पता चल जाएगा और दोनों साइड से के से की कैंसिल हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े हैं और लगाए भी हैं और बताया था कि एक न्यूमेरिकल 101% आता है, जो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर चौथे का घा। प्रश्न नंबर चौथे के घा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर चौथे का घा है जो प्रश्न नंबर चौथे का घा, उसमें आपसे पूछा गया, इसमें कारण शायद स्पष्ट कीजिए। 3 पॉइंट पूछे गए हैं। Fe आयरन के ऊपर +2 चार्ज दिया गया है और ये है हमारा प्रश्न नंबर चौथे का घा। क्या पूछा गया है, Fe+2 अपचायक है, अपचायक है, जबकि Mn+2 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग आराम से लगा सकते हैं और ऐसा क्यों है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें दिया गया है स्केडियम एक संक्रमण तत्व है किंतु जिंक नहीं है, क्यों। ये क्वेश्चन जरूर हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आना चाहिए। ये फर्स्ट वाला है, ये आप लोग हमें करके बताएंगे कमेंट में। ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है, क्यों। देखते हैं कितने लोग बताते हैं ये चीज़। आपके लिए छोड़ रहा है ये क्वेश्चन। जो अब सेकेंड वाला है, जो स्केडियम है, पूछा गया है ये एक संक्रमण तत्व है, तो ब्रैकेट में दिया गया है Z बराबर 21। Z होता है हमारा परमाणु क्रमांक। आपको पता है स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 21 दिया गया है और होता ही है, दिया गया है। जो स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21 है तो इसका हम 1s2 2s2 करके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6, फिर क्या होता है 3s2 3p6 4s2 और 3d1। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। ये सभी को बनाना आता होगा, अफवाहों के नियम से बनाते हैं, बताया भी था। और नहीं आता होगा तो एक वीडियो डला है अफवाहों का पूरा नियम, वो आप देख लेंगे और सीख जाएंगे वहाँ से। जो यहाँ पे 3d1 आया है तो आप जानते हैं डी में कितने कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे में पूछा जाए तो 1, पी में होते हैं 3 और डी में होते हैं 5, एफ में होते हैं 7। क्लियर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। ये युग्मित है कि आयुग्मित है, ये आयुग्मित है। कैसा है, आयुग्मित है।
अयुग्मित। तो जो अयुग्मित होता है तो उस अयुग्मित को हम क्या कहते हैं कि ये संक्रमण तत्व होगा। कौन सा होगा? संक्रमण तत्व। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर जिनके कक्षक युग्मित होते हैं वो हमारा संक्रमण तत्व नहीं होता है। ऐसा जिंक पारा के साथ होता है, मरकरी Hg। इसमें हमसे जिंक पूछा गया है, जिंक का होता है Zn। परमाणु क्रमांक होता है 30। सेम बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इसमें 5 कक्षक हम बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो आपको अच्छे से पता है 5 हैं और 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप समझ गए ये हमारा कैसा है? युग्मित है। तो ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा। और जो अयुग्मित होता है तो वो हमारा संक्रमण तत्व होता है। दूसरा है इसी का तीसरा पार्ट एक और पूछा गया, 1-1 नंबर में है। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d से 3d की ओर चला जाता है। संक्रमण धातुएं उनको यौगिक के उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। क्लियर है? और इसे और भी बड़ा बना के आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5वें का पहला। कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। क्यों? कारण से समझाना है आपको। एक सक्रिय श्रेणी होती है जिसमें लिखा होता है कौन किसके ऊपर स्थित है और कौन किसके ऊपर स्थित नहीं है, मतलब नीचे स्थित है। किसका मानक इलेक्ट्रॉन कम होगा, किसका अधिक होगा, किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, किसकी कम होगी। इसके लिए आपको रासायनिक वैद्युत श्रेणी याद होनी चाहिए जो कि मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वें का चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या है इसको हम रेज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5वें का चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 5वें का प्रश्न 5वें का उत्तर इसमें पूछा गया है कॉपर है जो सॉलिड है, कॉपर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। क्यों? कारण सहित बताइए। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल सरल है। इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी होती है। सबसे पहले जो आपको याद करनी पड़ेगी वैद्युत रासायनिक वाले चैप्टर, वैद्युत रसायन चैप्टर में दी गई है, पढ़ लेना उसको और हम भी दे देंगे आपको। तो क्या होता है जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है। हाइड्रोजन से कहाँ स्थित होता है? नीचे स्थित होता है। और इसी कारण से कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है और मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसा होगा? अधिक होगा। और मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होगा
इसी कारण से कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें पूछा गया है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। क्या आप जिंक के पात्र में, जिंक का कोई पात्र है उसमें कॉपर सल्फेट विलयन रखना है, सेम ऐसे वो भी करेंगे, उसको भी हम लिखेंगे। जिंक है जो कॉपर से कहाँ स्थित है, नीचे स्थित है कि ऊपर स्थित है। तो जो जिंक है वो कॉपर से नीचे स्थित होता है, तो ये भी क्या होगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं जिंक के पात्र में, क्योंकि कॉपर सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकते हैं, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल है और सभी ने पढ़ा हुआ है, और ये हो सके तो हमें ये बताएंगे कौन किससे ऊपर स्थित है, कॉपर ऊपर स्थित है कि जिंक ऊपर स्थित है, और किसकी क्रियाशीलता कम है और किसकी अधिक है। ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। हम देखते हैं कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं जो कमेंट में बताते हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। इस बार सॉल्व पूरा किया है, जैसे ये वाला किया है सेम ऐसे ये भी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप कर सकते हैं देखकर बिल्कुल। इसके बाद है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसके साथ आपका एक न्यूमेरिकल भी है। और सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रश्न नंबर चौथे का खा वाला सेम है, खा वाला सेम टू सेम है। अब हम गा वाला करेंगे, 5वें का गा। कौन सा करेंगे, 5वें का गा वाला क्वेश्चन, 5वें का गा। पांचवें का गा। आपसे पूछा गया है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ऐसे है जो ई ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई ए से। इसके साथ एक न्यूमेरिकल और लगा हुआ है, उस न्यूमेरिकल को और पढ़ लेते हैं और उसे सॉल्व भी करेंगे हम लोग। जो न्यूमेरिकल है आपका, उसमें दिया गया है 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया, एक अभिक्रिया नीचे बनी है C2H5I और एरो C2H4 एस्टिलीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है, द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.6 × 10⁻⁻5 और S इनवर्स। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 केल्विन जूल मोल दी गई है, जिसे हम जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देते हैं। और 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मतलब वेग स्थिरांक के होता है जो कि हमें क्या करना है,
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वेग स्थिरांक है जो वो हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको जो मान दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आपको टेम्परेचर पता है कितने ताप पर बात की गई है, इसी का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। T बराबर आपको दिया गया है 209 किलो जूल मोल इनवर्स। और जो E का मान है, जो ऊर्जा है, उसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 209 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मोल। अभी हाल आपको बताया था कि केल्विन को जूल में चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे। और जो T2 है, इसे T1 मान लो, T2 है जो, इसका मान आपको 700 केल्विन दिया गया है। कितना दिया गया है? 700 केल्विन। K2 आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? K2। एक फार्मूला होता है आर्हीनियम समीकरण से। तो इसके लिए होता है Ln, वैसे लॉग पढ़ा होगा आपने, इससे और जल्दी और आसानी से निकाल लेंगे। होता है K2/K K1 बराबर EA/K ब्रैकेट में 1/K T1 बराबर, सॉरी माइनस होगा, -1/K T2। इस फॉर्मूले में मान रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे K1 K2 हो गया तो यहाँ पे R होगा स्थिरांक। क्लियर है? R का मान तो पता ही है कितना होता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का घा, 5वें का खा था। ये तो 5वें का खा था। कौन सा है? 5वें का खा। अब हम चर्चा करेंगे 5वें के गा। इसमें 2 दिए गए हमें। कितने दिए गए हैं? 2। और दोनों पे हम चर्चा करेंगे कायदे से। अब 5वें का गा है, 5वें का गा नंबर। इसमें आपको दिया गया है, एक संकुल दिया गया है का विलयन हरा होता है, किंतु एक संकुल और है, इसका विलयन रंगीन होता है। क्यों? ये आपको बताना है। तो इसमें वही सिस्टम है, युग्मित और अयुग्मित का आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला जो हमें दिया गया है निकेल NiH2O का होल 6 और ऊपर +2 चार्ज है। देखो ऐसे देखते हैं, पूछा है विलयन हरा है। क्यों हरा है ये बताएंगे हम। तो सबसे पहले निकेल की ऑक्सीकरण संख्या के लिए इसे प्लस मान लेंगे। यहाँ पे 2, इसके ऊपर होता है 0 और बराबर में कितना है? 2। और ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है, थोड़ी रोक लो इसको। तो इसके ऊपर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है जो, वो आपको पता है 2 ही प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 2। ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो निकेल है इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 8। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। डी आया तो डी में कितने सेल होंगे? 5। कितने कक्षक? 5। 1 2 3 4। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6 7 8। तो यहाँ लिख देंगे इनके बीच में डी संकरण होता है। इस संकुल में क्या होता है? डी संक्रमण होता है। अतः यह
हरा रंग प्रदर्शित करेगा या करता है। और जो दूसरा है हमारा निकेल है, ये भी सेम, इसका भी ऐसे ही सेम बनेगा। इसमें भी लास्ट में 3D 5 ही आएगा, 8 आएगा और सेम ऐसा ही बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा इसमें लिगेंड जुड़ा है CN और -2 ऊपर है आवेश और यहाँ है 4, तो वो जो -4 है उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, घट जाएगा तो 2, ऑक्सीकरण संख्या 2 इसकी भी निकलेगी। ये तो क्लियर है। और कहो तो सॉल्व भी कर दें, पर नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो। यहाँ है CN, क्या है CN और यहाँ पे है 4, तो X और X क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और CN का जो 4 रखा है इसके ऊपर -1 होता है और बराबर में -2, यहाँ पे -2 दिया गया है, तो X बराबर यहाँ पे भी 2 ही निकलेगी। ऑक्सीकरण संख्या तो सेम ही रहेगी, पर इसमें होगा क्या, जो लिगेंड है CN ये अधिक प्रबल होता है। कैसा होता है? अधिक प्रबल। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब कि जब हम यहाँ भरेंगे तो ये तो 8 हो गए 5 6 7 8, पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खाली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कैसे हैं, 0, और यहाँ पे कितने थे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। मतलब ये युग्मित है। क्या है? युग्मित है। युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं, क्योंकि CN है जो वो एक प्रबल लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, मतलब कि बगल वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो जाएगा युग्मित। और युग्मित है, इनके बीच में DD संकरण नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होता, मतलब कि कोई भी कलर नहीं देगा। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट पूछा गया है, गा का सेकेंड पार्ट। गा का जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल सेम है जो सेकेंड का प्रश्न नंबर 5 में का गा का सेकेंड पोर्शन है। इसमें आपको दिया गया है क्रोमियम Cr, क्रोमियम, और अमोनिया NH3 होल 6, और इसके ऊपर है +3 चार्ज। ऐसा आपको दिया गया, पूछा गया अनुचुंबकीय है, समझाइए क्यों। बिल्कुल सरल, सेम ऐसे ही है। क्रोमियम का जो है हम वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है? 24। कुछ नहीं करना, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d 20 हो गए, 20 4 24। पर यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक कम हो जाएगा और इस वाले में एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको हम जब भरेंगे तो 1 2 3 और 1 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, पूरे 5 हो गए। क्या ये युग्मित है? नहीं है, ये अभी अयुग्मित है। कैसा है बाबू? अयुग्मित है। और जब ये अयुग्मित है तो ये अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। सेम ऐसे ही पूछा गया है निकेल का, इसको भी आप निकालेंगे, पर इसमें आपको बेटा पूछा गया निकेल है जो ऐसा लिखा हुआ है, यही वाला है निकेल CN4-2। तो आपको पता है इसमें ये वाला जो बना हुआ है, अभी हमने जो बनाया था, ये युग्मित होता है, क्योंकि लिगेंड जो CN जुड़ा है वो अधिक प्रबल होने के कारण आप लिखेंगे ऐसे ही, जो लिगेंड इसमें CN जुड़ा है जो कि अधिक प्रबल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है बगल वाले को, तो ये युग्मित हो जाता है। युग्मित होने के कारण से ये प्रतिचुंबकीय तत्व होगा। कैसा तत्व होगा? प्रतिचुंबकीय तत्व होगा। अब हमारे पास है जो अगला है, फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के समीकरण भी लिखिए। इसमें क्या है, फ्रुक्टोज
जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वही फ्रुक्टोज का भी होता है। इसे बॉन्डिंग में आपको लिखना है और इसके 3 आपको रासायनिक गुण भी देने हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है और आप तो वैसे भी इतना ही नहीं पढ़ते हो ढंग से, तो ना सॉल्व करते हो, कमेंट में भी नहीं बताते हो कुछ। तो इस वजह से हम अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अपना ये पूरा सेट ख़त्म कर देंगे, क्या होता है जब छठवें में वो रिएक्शनें हैं हमारी, और इसकी भी रिएक्शनें सब हम कल बनवाएंगे। और आपको बता दें कि आप नियम से डेली जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस सॉल्व को याद भी कर लें और सॉल्व करते जाएं। उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी अच्छे से पढ़ लें। और पेपर के लिए आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अपने दोस्तों की ज़्यादा ना सुने, हेलो भाई यहाँ आ जाओ, क्योंकि आप सबको खुश करने के चक्कर में खुद दुख हो जाओगे, क्योंकि सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं, ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। सभी खुश करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ ख़राब कर लोगे, मार्कशीट में नंबर भी कम आएंगे। क्योंकि अगर एक तराजू सभी ने देखी होगी, तो तराजू में अगर हम कहें मेढक तोलो तो उन्हें हम तोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस साइड मेढक को रखोगे इस साइड वाला उलझ जाएगा, इस साइड वाले को रखोगे इस साइड वाला भाग जाएगा। कभी हम मेढकों को बराबर से तोल नहीं सकते। इसी प्रकार से हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप सभी खुश करने के बारे में सोचेंगे तो खुद तकलीफ में हो जाओगे। इसलिए पहले खुद सक्सेस हो, खुद अच्छे से पढ़ो, इसके बाद सबको खुश करने के बारे में सोचिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।